हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। तो आज हम बफर सॉल्यूशंस पे डिस्कशन करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन पे करेंगे और इसकी जो मैकेनिज़्म होती है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या है। देखिए, बफर सॉल्यूशन अगर आप सिंपल लैंग्वेज में इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो जो बफर सॉल्यूशन होते हैं एक टाइप के मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं और ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिन पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस दोनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनका जो पीएच है वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें थोड़ा सा अगर एसिड या बेस हम ऐड करते हैं तो उनके पीएच में कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि उनका पीएच अनचेंज रहता है। जो ये सॉल्यूशंस हैं इन्हें बोलते हैं बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, मैंने डिफाइन भी किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन विच डज नॉट एक्सिबिट एन एप्रिशिएबल चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस, ठीक है, इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। जो आपके बफर सॉल्यूशन है वो पीएच वैल्यू में एसिड और बेस ऐड करने पर चेंज नहीं करते हैं अपना पीएच और उसका विरोध करते हैं, उसके अगेंस्ट रहते हैं। ठीक है, अल्टर नहीं करते हैं। दूसरा एक और डेफिनेशन यहाँ पर है अ सॉल्यूशन हुज पीएच वैल्यू रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी कि उसकी पीएच वैल्यू कांस्टेंट सी रहती है ऑन एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। देखिए, एक चीज़ आपको बता दें यहाँ पे जो आमतौर पे बुक्स में नहीं दिया होता है, ऐसा नहीं होता है कि एसिड या बेस हम ऐड करें तो पीएच वैल्यू बफर सॉल्यूशन की चेंज ना हो। ठीक है, पीएच वैल्यू बफर सॉल्यूशन की चेंज होती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पीएच वैल्यू बफर सॉल्यूशन की चेंज होती है, बट बहुत ही स्मॉल चेंज होता है। देखिए क्या होता है, मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए कोई आपका जो सॉल्यूशन है उसका पीएच जो है, बफर सॉल्यूशन है, इसका कोई पीएच है, ठीक है, ये मान लीजिए 2.3041 इतना पीएच है। ठीक है, तो होता क्या है, आप जब इसमें एसिड या बेस ऐड करते हैं तो जो आपका पीएच आता है बफर सॉल्यूशन का वो मान लिया आपका इतना आया 2.3040। ठीक है, या फिर इसका पीएच ऐसे नहीं आया तो यहां पर पीएच इज इक्वल टू आ गया 2.3039 आ गया। तो यहां पर ओवरऑल हमको ये देखने को मिल रहा है कि पीएच आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, बट कहाँ चेंज हो रहा है, यहां चेंज हो रहा है। एक तो देखिए यहां पर 40 वाली वैल्यू और एक ये आपकी 39 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका बफर सॉल्यूशन है जब उसमें एसिड या बेस हम ऐड करते हैं तो उसमें डेसिमल के थर्ड एंड फोर्थ डिजिट तक चेंज आता है, या तो फोर्थ डिजिट चेंज हो जाती है डेसिमल के रिस्पेक्ट में, या फिर थर्ड डिजिट चेंज होती है, सेकेंड और फर्स्ट डिजिट आपकी अनचेंज होती है। तो यहाँ पर माना यह जाता है कि जो बफर सॉल्यूशन है वो ऑलमोस्ट अपने पीएच में चेंज नहीं करता है। और ऐसा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये जो आपकी वैल्यू है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका है 30, ये 30, ये 30, ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की, ये डेसिमल के बाद दो डिजिट ही आपके कंसीडर किए जाते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशंस में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, वाइवा वाइज के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछ लेता है कि ये जो आपका बफर सॉल्यूशन है इसमें एसिड या बेस जब हम ऐड करते हैं तो क्या पीएच में बिल्कुल चेंज नहीं आता है, तो आप वहाँ पर आंसर करेंगे कि पीएच में चेंज आता है बट डेसिमल के रिस्पेक्ट में थर्ड डिजिट या फोर्थ डिजिट तक चेंज आता है। अगर सेकेंड और फर्स्ट में आता तो फिर अप्रिशिएबल चेंज माना जाता है, इसीलिए अप्रिशिएबल चेंज नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद में पीएच वैल्यू में डेसिमल के बाद केवल 2 ही डिजिट आपकी कंसीडर की जाती हैं, किसमें, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ केवल लास्ट में फोर्थ एंड थर्ड डिजिट ही चेंज होती है, बढ़ भी जाती है कम भी हो जाती है, तो इतना हम मानते नहीं, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेशन में केवल डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट यूज़ की जाती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल नोट है
और आमतौर पे ये बुक्स में नहीं दिया होता है, और आपसे अगर क्वेश्चन किया जाता है तो आप इसको इसी तरह से आंसर करेंगे जैसे कि अभी हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। आइए अब हम जानते हैं जो बफर सॉल्यूशन हैं इनके जो क्लासिफिकेशन है, इनका जो टाइप है वो क्या क्या है। देखिए मैंने यहाँ पर 3 क्लासेस में इनको मेंशन किया है, एसिडिक, बेसिक एंड ये आपका थर्ड टाइप है। इसका पर्टिकुलर कोई नेम नहीं मेंशन है कहीं भी, तो मैंने इसको ऐसे ही कैटेगराइज कर दिया है। देखिए पहला आपका है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन में एक कॉमन चीज़ आप ये समझिएगा, ये जो आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन है ये एक्वस सॉल्यूशन होता है मिक्सचर्स का, जिसमें वीक एसिड होता है, वीक एसिड, ध्यान दीजिएगा। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड, बेसिक बफर सॉल्यूशन में वीक बेस। ये चीज़ आपकी देखिए रिदमिक है और एक साथ मिलती जुलती है, तो आपको लर्न रखने में भी इजी रहेगा। तो वीक एसिड जो होता है वो किसके साथ मिक्स होता है, एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। अभी आपको मैं समझाऊंगा अभी इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या बना रहा है, और कौन सा वीक एसिड है। तो इनका जो मिक्सचर होता है, उनका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन या बेसिक बफर सॉल्यूशन, कुछ लोग एक मान लेते हैं कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो उसका पीएच जो है 7 से कम आएगा या लेस देन 7 होगा, और जो बेसिक बफर सॉल्यूशन है ये दूसरा बफर सॉल्यूशन, इसका पीएच वैल्यू आपका मोर देन 7 आएगा। तो जरूरी नहीं होता है ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो उसका पीएच आपका 7 से कम ही हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि बेसिक बफर सॉल्यूशन है तो उसका पीएच 7 से ज़्यादा ही आए, कम भी आ जाता है, ठीक है। इसमें ये कन्फ्यूजन आपको नहीं रहनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि वीक एसिड और उसका साल्ट जो है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस में बना हुआ साल्ट उसके साथ मिक्स किया जाए और उनका अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, तो वो जो आपका सॉल्यूशन है वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन की तरह करता है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये दिया है एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट। देखिए यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है, मैं यहाँ पर अलग से इनको लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है ये आपका क्या है, सभी जानते हैं ये क्या है, ये आपका वीक एसिड है। वीक एसिड की यहाँ हमने बात की थी, ये आपका वीक एसिड है, ठीक है। और दूसरा जो इसमें ये दिया हुआ है ये एक साल्ट है। अब ये किसका साल्ट है देखिएगा जरा, COONA, ये क्या है, ये आपका साल्ट है। और ये साल्ट है किसका, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब ये जो साल्ट बना हुआ है इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस यूज हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस देखिए यहाँ पर सोडियम एसीटेट है, और सोडियम, ये जो आपका सोडियम एसीटेट बना हुआ है, ये जो साल्ट है ये कौन से स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, देखिए यहाँ पर जो बेस यूज हुआ है वो आपका है NaOH, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि विदाउट NaOH के ये तो बन नहीं सकता। यहाँ पर ये जो आपका सोडियम एसीटेट है ये एसिटिक एसिड एंड NaOH से बना हुआ है, तो NaOH आपका क्या है, NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ें दी हैं, बाकी आपको ये लर्न रखना है कि ये आपका जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो ये वीक एसिड हो गया, और ये जो साल्ट है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस, साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस का है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरा आपका जो क्लास है वो है बेसिक बफर सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वीक बेस और जो साल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखिए वीक बेस एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब भी आपका यहाँ पर जो भी यहाँ पर मेंशन होगा, वीक जो भी होगा वही आपका इसके क्लास में मेंशन होगा। वीक बेस है तो बेसिक बफर सॉल्यूशन, वीक एसिड है तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये मैंने याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जैसे ऊपर हमने यहाँ पर देखा था वैसे यहाँ पर भी जरा देख लेते हैं। देखिए जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है सभी लोग इसको जानते हैं, ये आपका क्या है, एक वीक बेस होता है, ठीक है। ये आपका एक वीक बेस है क्योंकि इसके हाइड्रोक्सिल आयन इतनी आसानी से बाहर नहीं जाते, ठीक है, वीक बेस है।
और जो NH4Cl है ये क्या है, ये एक साल्ट है, ठीक है। NH4Cl जो है आपका, ये क्या है, ये आपका एक साल्ट है, और ये साल्ट किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड का है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा इसमें यूज हुआ है, मैं यहाँ ब्रैकेट में ही लिखे दे रहा हूँ, इसको अलग से मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ चलो लिख देते हैं। HCl जो है आपका, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि इसमें यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए Cl आया है, क्लोराइड आयन आपका कहाँ से आया है, HCl से आया है, और ये जो NH4 है, ये NH4 आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो बफर सॉल्यूशंस हैं ये आपके कैसे बनते हैं। अब एक चीज़ और इसमें कॉमन समझ लो, चलिए पहले आपका थर्ड भी डिस्कस कर देते हैं, फिर उसके बाद में आगे इसको बताते हैं। देखिए ये जो आपका थर्ड है, इसमें एसिड साल्ट और एक नॉर्मल साल्ट का मिक्सचर होता है, जिसका एक्वा सॉल्यूशन आपका बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर नॉर्मल साल्ट हो या फिर बेसिक पॉली बेसिक एसिड या फिर वीक एसिड या फिर वीक बेस का हो, ठीक है। वीक एसिड और वीक बेस का भी बन जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट दिया है, ये आपका क्या है, एक एसिडिक एक आपका एसिड साल्ट है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका एक नॉर्मल साल्ट है। तो दोनों का जो मिक्सचर है ये एक बफर सॉल्यूशन की तरह ही एक्ट करता है। अब हम जो बात अभी बताने जा रहे थे, जिसको हमने होल्ड कर दिया था, उसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जितनी भी बफर सॉल्यूशन होते हैं उनमें एटलीस्ट वन कॉमन आयन जरूर होता है। ये आप कंडीशन ध्यान रखिएगा, जो भी आपके मिक्सचर बनेंगे, जो भी आपके बफर सॉल्यूशन यहाँ दिख रहे हैं आपको, इनमें आप देखिए जरूर आपको एक कॉमन आयन मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बता देता हूँ। देखिए जैसे आपका ये सॉल्यूशन था एसिडिक बफर सॉल्यूशन का, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपका बना हुआ है, ये देखिए एसीटेट, यहाँ CH3COO माइनस बनेगा एसीटेट, यहाँ भी आपका एक एसीटेट बनेगा CH3COO माइनस। तो दोनों में क्या है, एक कॉमन आयन है, ठीक है। इसमें आइए बेसिक बफर सॉल्यूशन में, इसमें देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड है। तो यहाँ जो NH4 प्लस है, ये आपका NH4OH जो है, ये NH4 प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक होगा, ये आपका NH4 प्लस एंड Cl माइनस में ब्रेक होगा। तो यहाँ पर ये जो NH4 प्लस है ये दोनों में है, ये क्या है, कॉमन आयन है। ऐसे ही यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देखिए PO4 यहाँ भी है, PO4 यहाँ भी है, तो दोनों PO4 ट्रिपल माइनस, PO4 ट्रिपल माइनस, इसमें देखिए दो कॉमन आयन है, एक आपका Na प्लस है, यहाँ भी Na प्लस है, ठीक है। तो एट लीस्ट कम से कम एक आपका कॉमन आयन जरूर होना चाहिए, किसमें, मिक्सचर में जो भी आपके दो कंपोनेंट्स हैं उनमें कम से कम एक कॉमन आयन जरूर होना चाहिए। तो ये आपकी जो थ्योरी है, बफर सॉल्यूशन की थ्योरी है। और अब हम इसकी मैकेनिज्म जानेंगे कि इसमें कैसे एसिड और बेस जब हम ऐड करते हैं, चाहे आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो या बेसिक बफर सॉल्यूशन है, क्योंकि इनकी मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन आपके रीजनल टाइप के पूछ लिए जाते हैं, कैसा क्यों होता है। तो उनको हम लोग जानने के लिए इनकी मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे अभी। उसको अगर नोट करना चाहें तो उसको नोट कर लीजिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि इसको नोट डाउन करने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए सबसे पहले एसिडिक बफर सॉल्यूशन का जो एक्शन है, ठीक है, ये जो आपका pH अनचेंज रहता है, इसकी मैकेनिज्म पहले हम जान लेते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर हम ले रहे हैं और उसमें एसिड और बेस से कैसे उसके एडिशन के बाद भी pH चेंज नहीं होता है, इसका हम डिस्कशन करेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले एक बिल्कुल सिंपल सी बात आप ये समझ लीजिए कि जो आपका बफर सॉल्यूशन है उसका pH जो है, या फिर किसी भी सॉल्यूशन का pH जो है, वो केवल दो आयंस पर डिपेंड करता है। कौन कौन से, एक होता है OH नेगेटिव और एक होता है pH जो होता है वो हमेशा, उसके लिए दो ही आयंस आपको देखने होते हैं, एक तो आपका होता है हाइड्रोजन आयन और दूसरा होता है हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होता होगा कि ये जो आपके H प्लस और OH माइनस आयंस हैं ये कंट्रोल रहते हों, इस वजह से इसका जो pH है वो अनचेंज रहता हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका हम आयोनाइजेशन देखेंगे दोनों का, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिखा गया है ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है। और एक्वस के लिए आपको वाटर का भी आयोनाइजेशन दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये दोनों आपके हैं कंपोनेंट्स,
देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका CH3 है, इसका आयोनाइजेशन किस में होता है, इसका होगा एसीटेट एंड H+ में होगा, ठीक है। दूसरा जो है आपका CH3 COONA, ये आपका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब आपको साल्ट हाइड्रोलिसिस बताया था तो वहाँ बताया था कि जितने भी साल्ट है उनका एक्वा सॉल्यूशन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपका बनेगा एसीटेट एंड सोडियम प्लस, ठीक है। ये आपका जो है ये कंप्लीट, ये आपका क्या होगा, फीबली आयोनाइज। फीबली का मतलब होता है कि कंप्लीट, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन, फीबली आयोनाइजेशन, और ये क्या है, ये कंप्लीट आयोनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रांग है, ये वीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब ये आपका कम आयोनाइज होगा तो इसके जो H+ हैं वो भी कम निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों का जो डिसोसिएशन है ये आपका रहेगा फीबली आयोनाइजेशन और कंप्लीट आयोनाइजेशन। और इसके साथ में एक चीज़ और भी है यहाँ पर, वाटर। वाटर तो आपका बहुत वीक होता है, H+ OH-, ये आपका क्या होगा, ये वेरी फीबली आयोनाइज, ठीक है, ये बहुत कम होगा, इससे भी कम होगा आयोनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ H+ और OH- दोनों के दोनों आपके बहुत रद्दी कंसंट्रेशन में रहेंगे, बहुत ही पुअर कंडीशन में रहेंगे। अब यहाँ पर अगर कोई एसिड ऐड किया जाता है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं ऑन एडिशन ऑफ एसिड। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं एसिड का, एडिशन ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड जो है वो हम ले रहे हैं यहाँ पर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HCl जब इसमें ऐड करेंगे तो देखिए HCl का जब आयोनाइजेशन होगा, ये क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जब आयोनाइजेशन होगा तो यहाँ से H+ जो है आपके वो बहुत ज़्यादा बनेंगे। और ऐसे केस में जहाँ H+ आपके बहुत ज़्यादा बनेंगे तो ये जो आपका सॉल्यूशन है इसमें जैसे ही ऐड करेंगे तो उसका pH चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका है HCl, ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ से HCl जो होगा जब ये आयोनाइज होगा तो H+ एंड Cl- में होगा, और ये क्या है, कंप्लीटली आयोनाइज, ठीक है। तो यहां जो आपका हाइड्रोजन आयन आया है ये वाला, ये आयन क्या होता है, इसको मैं इससे मेंशन कर रहा हूं, ये वाला आयन जो है आपका, ये आपके जो एसीटेट आयन बने हैं, जो कॉमन आयन है, इनमें से किसी एक से रिएक्शन कर लेता है। जैसे मान लिया ये है आपका, तो यहां क्या होगा, ये जो आयन है आपका, ठीक है, और ये आयन है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एसिड बना लेंगे। देखिए क्या होगा, CH3 COOH, ये COO- प्लस H+, यहां क्या बनेगा, यहां आपका बनेगा CH3 COOH, और ये क्या है, ये आपका एक वीक एसिड है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक बात ये है कि देखो ये बना है और ये भी बनेगा इसमें, तो यहां पर ये क्या है, ये आपका कॉमन आयन है, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर कॉमन आयन ही ये जो आपके एसिड और बेस से आयन आएंगे H+ या OH-, उन्हीं से रिएक्ट करेगा, कॉमन आयन, ठीक है, कॉमन आयन। और ये जो आपका वीक एसिड है ये क्या होगा, इट इज
feebly ionized due to common ion effect। ठीक है, क्यों होगा ऐसा बता दें। देखिए यहां पर ये आपका एसिड बना है और ये आपका आयन भी है, तो जब ये एसिड और आयन दोनों एक साथ रहेंगे सॉल्यूशन में, तो यहां भी आपका एसीटेट आयन है, ये तो ऑलरेडी है ही है, तो कॉमन आयन क्या होगा यहाँ पर, एसीटेट आयन, और कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा, जिसकी वजह से ये आपका इसकी जो कंसंट्रेशन है या डिसोसिएशन है, ठीक है, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, डिसोसिएशन इज सप्रेस्ड। सप्रेस्ड या डिक्रीज्ड, ठीक है, यहां पर इसका डिसोसिएशन सप्रेस्ड हो जाएगा। तो यहां पर ये जो आयन आया था जो रिस्पॉन्सिबल है पीएच के लिए, वो कौन खा लेगा, ये आपका जो कॉमन आयन है वो खा जाएगा इसको, ठीक है। जब वो डाइजेस्ट कर लेगा तो फिर ये जो आपका पीएच है ओवरऑल वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जितना डिसोसिएशन दिखा रहा है उसका उससे भी कम हो जाएगा, तो जो आपका इनिशियल पीएच था, ठीक है, वो आपका वही बना रहेगा। और इनकेस अगर कोई कहता है कि ये चेंज होगा, तो चेंज होगा भी, तो मैंने आपको भी प्रीवियस अभी बहुत जल्दी ही मैंने आपको बताया था कि जो आपका पीएच वैल्यू है वो डेसिमल डिजिट के 4th और 3rd डिजिट पे चेंज होता है, ठीक है, तो वहां चेंज होगा तो वो आपका नेग्लिजिबल होता है साइंटिफिक कैलकुलेशंस में। तो ये आपका था एडिशन ऑफ एसिड, जब एसिड ऐड करते हैं तो ये होता है। अब देखो बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां पर ऑन एडिशन ऑफ बेस, तो बेस का भी हमको यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका एसिड वाला था और ये आपका बेस का है। बेस में अगर हम एग्जाम्पल ले लें NaOH, ठीक है, जैसे आपका NaOH है, तो NaOH का जो आयोनाइजेशन है वो जरा ध्यान दीजिएगा। NaOH आपका स्ट्रॉन्ग है, इसका आयोनाइजेशन किस में होगा, Na प्लस एंड OH माइनस, ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये कंप्लीट आयोनाइजेशन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, कंप्लीट आयोनाइजेशन। अब यहां पर देखो ये जो OH आया है, ये फिर वही जो आपका क्या नाम है, इसमें देखिए यहां पर जो ये जो आपका बना हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, H2O वाली जो रिएक्शन है, इसका जो हाइड्रोजन है वो इससे कंबाइंड हो जाएगा, ठीक है, या अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ जो कॉमन आयन ये है आपका बनेगा इसमें, मगर आपका क्या होगा, अब जो आपका ये वीक एसिड है, ठीक है, इसके OH को वीक एसिड क्या करेगा, खा लेगा। देखिए क्या होगा यहाँ पर CH3COOH, ये इससे रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, यहां बना लेगा CH3COO माइनस प्लस H2O, ठीक है। H2O क्या है, ये आपका वीक एसिड है, ये क्या होगा, फीबली आयोनाइज, और ये तो आपको पता ही है कि ये और ये जहां रहेंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। हालांकि देखो यहां वाटर के बनने की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा पीएच में, और ऊपर क्या हुआ था, ऊपर आपका कॉमन आयन इफेक्ट लग गया था। तो ऐसे ही कोई भी आप बेस डालेंगे, ठीक है, तो आपका वाटर बन जाएगा, वो जो आपका वीक एसिड होगा वो क्या करेगा, OH को कंज्यूम कर लेगा। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, यहां पर वीक एसिड आ जाएगा जो क्या करेगा, बेस के हाइड्रोक्सिल आयन को कंज्यूम कर लेगा, और यहां पर कॉमन आयन आ जाएगा जो इसको कंज्यूम कर लेगा। तो दोनों ही केस में आप ये देख रहे हैं कि H प्लस एंड OH माइनस आपके फ्री नहीं रहते, कॉमन बात तो यही है इसमें। तो ये जो आपका H प्लस और OH माइनस आयंस का फ्री न होना है, यही एक रीजन है कि जो आपके बफर सॉल्यूशंस हैं उनमें एसिड और बेस के एडिशन से उनका पीएच चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहां पर चाहें तो हम लिख सकते हैं pH of
buffer solutions buffer solution is unchanged on addition of acid or base because unavailability of, यहां पर लिखे दे रहा हूं मैं, फ्री H प्लस एंड OH माइनस आयंस। जब कोई H प्लस OH माइनस आयन फ्री ही नहीं उसमें हो रहे हैं, बच ही नहीं रहे हैं, तो pH को कैसे वो चेंज करेगा, तो इसको नोट कर लीजिए। और अभी हम बेसिक बफर सॉल्यूशंस की भी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उसमें क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से जो बफर सॉल्यूशंस हैं उनका pH अनचेंज रहता है। नेक्स्ट आपकी मैकेनिज्म है बेसिक बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, बेसिक बफर सॉल्यूशन जो है आपके वो pH चेंज में अपना जो pH है वो चेंज नहीं करते हैं। कब? जब उनमें एसिड या बेस डाला जाता है, तो वो हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए एक एग्जांपल हमने लिया है NH4OH प्लस NH4Cl। ये जो आपका मिक्सचर है इसका एक्वा सोल्यूशन जो है वो बेसिक बफर सोल्यूशन की तरह एक्ट करता है। तो इसमें सबसे पहले हम आयोनाइजेशन जान लेते हैं। देखिए NH4OH जो है आपका, ये आपका क्या है, एक वीक बेस है जो आपका NH4 प्लस एंड OH माइनस में क्या होगा, ब्रेक होता है, और ये आपका क्या होगा, फीबली आयोनाइज होगा। ये ध्यान रखिएगा, वीक जो चीजें हैं वो आपकी बहुत कम आयोनाइज होंगी, फीबली आयोनाइजेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, NH4Cl है, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये किस में ब्रेक होता है, ये NH4 प्लस में और Cl माइनस में। ये आपका क्या होगा, ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा, ये कंप्लीट आयोनाइजेशन। ठीक है, और वाटर भी इसमें है जो कि आपका बहुत कम आयोनाइज होगा क्योंकि ये सबसे वीक होता है, H प्लस एंड OH माइनस। यहाँ क्या होगा, वेरी फीबली आयोनाइज, ये बहुत कम आयोनाइज होगा। इस मैकेनिज्म को समझते चलिएगा क्योंकि ये चीज़ आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ेंगे। देखिए ये आपके तीनों आयोनाइजेशंस हो गए। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही हम थोड़ा सा अमाउंट अगर बेस का ऐड करते हैं, यहाँ पहले हम बेस का लेने वाले हैं, ऑन एडिशन ऑफ बेस। ठीक है, बेस का जो एग्जांपल है इस बार हम NaOH ही ले रहे हैं। बेस में जैसे आपने NaOH ऐड किया, तो NaOH आपका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, किसमें आयोनाइज होगा, OH माइनस में आ जाएगा। अब देखिए जब कंप्लीट इसका आयोनाइजेशन होगा तो यहां जो आप देख रहे हैं OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन, ये कोशिश करेगा, ठीक है, ये कोशिश करेगा कि इसका pH बढ़ जाए, क्योंकि OH नेगेटिव जब भी जहां जाएगा तो वहां pH बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर बढ़ाए या कम करे, कुछ भी करे, इसको इस आयन की वजह से इसका pH चेंज हो जाएगा। बट कब होगा, जब ये फ्री रहेगा। अब ये जो आयन है आपका, ये कॉमन आयन जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपके दो रिएक्शंस हैं इनमें आप जरा देखिए कि फर्स्ट और सेकंड में जो कॉमन आयन है वो क्या है। मैं उसको सर्किल कर रहा हूं। देखिए एक आपका ये आयन है और ये कॉमन आयन है, तो इन कॉमन आयन में से कोई भी एक आयन, ठीक है, मान लिया जैसे ये होगा, क्योंकि यहां पर ये सबसे ज्यादा आयोनाइज होगा और यहां पर
इन दोनों रिएक्शन में ये सबसे ज़्यादा आयोनाइज होगा, तो ये दोनों आपके क्या होंगे, आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और यहाँ आपका बनेगा देखिए NH4 प्लस OH माइनस, ये आपका क्या होगा, फीबली आयोनाइज होगा। क्यों? क्योंकि ये वीक है। ठीक है, यहां पर लिखा जाएगा फीबली आयोनाइज ड्यू टू कॉमन आयन NH4 प्लस। ठीक है, इसकी वजह से ये बहुत कम आयोनाइज होगा। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, वीक बेस है। ठीक है, यहां पर इसमें NH4 प्लस है, यहां भी NH4 प्लस है, और ये कौन सा है, ये जो आपका है ये कॉमन आयन है। मैंने देखिए जब एसिडिक बफर सोल्यूशन की मैकेनिज्म आपको क्लियर की थी तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो कॉमन आयन है, देखिए बेसिक है, ध्यान दीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिए। एसिड बफर सोल्यूशन की मैकेनिज्म में एसिड जो जब आपका एसिड ऐड किया जाता है तो उसका H प्लस कॉमन आयन खा जाता है, और यहाँ बेसिक बफर सोल्यूशन में जो बेस ऐड किया जाता है तो उसका जो OH नेगेटिव आयन है वो कॉमन आयन खा लेता है। बिल्कुल सेम है मैकेनिज्म, बस केवल इनके जो नेचर हैं एसिडिक और बेसिक, इनकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपने देख लिया, ये आपका क्या हुआ, OH इसने खा लिया, जिसकी वजह से ना तो H प्लस बचे ना OH माइनस बचे, यानी ये OH जो आपका एक एक्स्ट्रा इसकी वजह से आ रहा था वो भी फिनिश हो गया। अब दूसरा देखिए क्या है, अगर हम इसमें बेस न डालें और एसिड डाल दें, ऑन एडिशन ऑफ एसिड, अगर यहां पर हम एसिड डालते हैं, एसिड का एग्जांपल भी एक ले लेते हैं, जैसे HCl है। ठीक है, HCl जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंप्लीट आयोनाइजेशन अपना शो करेगा, H प्लस एंड Cl माइनस। यहां पर लिखा जाएगा कंप्लीट आयोनाइजेशन। ठीक है, अब यहां पर देखिए H प्लस बढ़ने के चांसेस होंगे, तो ये जो H प्लस है ये कौन खा जाएगा, ये आपका जो वीक बेस है ये जो बन रहा था, और पहले वाले में जो एसिडिक बफर था उसमें कौन वीक बेस वीक एसिड था, उसमें एसिटिक एसिड वीक एसिड था, बेसिक में वीक बेस और एसिड में वीक एसिड, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, आयंस को खाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका आयन है कौन है, NH4OH प्लस H प्लस क्या बनाएगा, NH4 प्लस। ठीक है, मैं इनको सर्किल कर दे रहा हूं, प्लस H2O। अब देखो यहाँ जो H2O है ये क्या है, ये आपका वीक, बहुत ही कम आयोनाइज होगा, यहां पर लिखेंगे वेरी फीबली आयोनाइज। ठीक है, तो आप यहां पे फिर से ओवरऑल यही देख रहे हैं, ये आपका क्या था, वीक बेस था, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन की जो मैकेनिज्म थी उसमें क्या था, उसमें H प्लस खाया जा रहा था कॉमन आयन के द्वारा। ठीक है, और जो OH माइनस था वो किसके द्वारा खाया जा रहा था, वो वीक एसिड के द्वारा खाया जा रहा था। बट यहां पर मैकेनिज्म आपकी कौन सी है, बेसिक बफर सॉल्यूशन की मैकेनिज्म है। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन की जो मैकेनिज्म होगी उसमें क्या होगा, OH माइनस कॉमन आयन खा जाएगा, और H प्लस जो आयन निकलेगा एसिड से वो वीक बेस खा जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट दोनों में रिदमिक है, एकदम मिलता जुलता है। तो अगर ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो मैकेनिज्म आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे हमने सेम स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन में भी था। तो ये आपका था मैकेनिज्म, नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत केयरफुली वॉच करें। ये कुछ आपके नोटेबल पॉइंट्स हैं। इसमें देखिए पीएच वैल्यू, अभी हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे,
जो आपका बफर सॉल्यूशन है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो हेंडरसन इक्वेशन से निकाला जाता है। ये आपके दोनों हेंडरसन इक्वेशन हैं, ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए है और ये बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए है। यहाँ पर देखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट में एसिड एंड साल्ट लिखा गया है, इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा गया है साल्ट आपका दोनों में है, तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, ये आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा। और एक आपका ये दिया हुआ है एसिड, इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और एक आपका बेस भी दिया हुआ है। तो बेस जो स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अभी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इन्हीं हेंडरसन इक्वेशंस का हम यूज करेंगे। पी के बी एंड पी के ए जो है, यहाँ पर के ए और के बी क्या है ये भी जान लीजिए। के ए के बी, के ए क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और दूसरा है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। एक चीज आपको और बता दें जानकारी के लिए कि जितने भी आपके बफर सॉल्यूशन हैं उनका पीएच केवल एसिड या बेस मिलाने पर ही नहीं चेंज होता। अगर उसमें आप वाटर भी डालते हैं, उसको डाइल्यूट भी करने का प्रयास करते हैं, तब भी उसका पीएच कांस्टेंट ही रहता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आया है कि इसको 1000 ml और उसमें ऐड कर दिया गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो आप उतना ही पीएच वैल्यू बताएंगे जितना उसका पहले था, इनिशियल वैल्यू ही रहती है। मेरा कहने का मतलब है बफर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर भी उसका पीएच चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, ये आपका इतना वैल्यू है। अब देखिए दूसरा, ये तो आपका हो गया फॉर्मूला लर्निंग स्किल का, ये लर्न कर लीजिएगा। दूसरा एक नोट है इंपॉर्टेंट, इसमें मल्टीपल चॉइस में पूछा जाने वाला। इसमें देखिए जो आपका बफर सॉल्यूशन है वो तभी इफेक्टिव होता है जब ये आपका साल्ट और बेस और साल्ट और एसिड का जो रेशियो है वो इनके बीच में है। 1:1 से मतलब 10:1 जाए, या फिर 1:1 से 1:10 जाए। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर जो इन रेशियोज से जो वैल्यूज आएंगी पीएच की, वो पी के ए +-1 और पी के बी +-1 आएंगी। ये आपका बेसिक बफर सॉल्यूशन का है और ये आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन का है। ठीक है, समझ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर एक मिनट इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर POH होगा क्योंकि ये बेसिक के लिए है, तो यहाँ POH वैल्यू होगी। तो इनमें अगर ऐसा कहीं होता है तो जो आपका बफर सॉल्यूशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा मल्टीपल चॉइस के लिए। यहाँ पर ये जो 1:1 1:10 लिखा हुआ है ये, ठीक है, और ये 1:1 to 1:10 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ लीजिए क्या। देखिए यहाँ पर जो आपका भी ऊपर जो लिखा हुआ है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, मैं इसकी बात कर रहा हूं। या तो ये 1/1 हो, ठीक है, 1/1 to 10/1 हो, या फिर दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है यहां पर जैसे साल्ट है और बेस का हो, ठीक है, यहां पर एसिड या बेस कुछ भी हो सकता है। बेस का है ये, अगर आपका 1/1 से 1/10 होता है तो आपका जो कहने का मतलब है जितना भी आपका जो भी आपके बफर सॉल्यूशंस हैं वो आपके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूलों की तरह याद रखिएगा, ठीक है। जो पीएच हैं वो आपके 1 से ही चेंज होते हैं, 1 होगा +1 -1, ठीक है। जो आपका एसिड बेस है इसमें POH है, इसमें आपका pH है, तो इसको नोट कर लीजिए। और इसको याद रखिएगा। अभी हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, हेंडरसन इक्वेशन बेस्ड है
और आई थिंक सीधे फार्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा इसमें चेंज आपको करना पड़ेगा। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 m NH4OH एंड 0.1 m NH4Cl। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो pH है आपका, ये आपका किस बफर सॉल्यूशन का निकालना है, एसिडिक का या बेसिक का। देखिए यहाँ पर जो आपका मिक्सचर है वो क्या है, NH4OH है और उसी के साथ में NH4Cl भी है। तो ये दोनों आपके क्या हैं, इन दोनों का जो सॉल्यूशन बनता है वो बेसिक बफर सॉल्यूशन का बनता है। ठीक है, ये आपके बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। और बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है वो क्या है, POH वाला फॉर्मूला पहले इसमें अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू PKB प्लस log base 10 साल्ट अपॉन एसिड। साल्ट आपका क्या है, NH4Cl, और यहां पर देखिए एसिड नहीं होगा क्योंकि यहां पर बेसिक बफर सॉल्यूशन है। तो देखिए बेस आपका वो दिया हुआ है उधर, क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनकी मोलर कंसंट्रेशंस को यहां हम रखेंगे। एक चीज यहां पर ये करनी पड़ेगी कि यहां पर जो PKB लिखा है इसको आपको लिखना पड़ेगा माइनस log base 10 KB। तो ये आप यहां रखेंगे तो यहां POH बनेगा आपका इज इक्वल टू माइनस log base 10 KB प्लस log base 10। देखिए यहां पर साल्ट अपॉन एसिड है, सॉरी साल्ट अपॉन बेस है। तो फाइनली आपका जो फॉर्मूला है वो ये बन गया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इस देखिए ये भी फॉर्मूला ही है, हालांकि यहां पर हमने PKB को log के टर्म्स में लिखा है इसलिए ऐसा है ये। इस फॉर्मूले में आप जो भी इसमें वैल्यूज गिवन है न्यूमेरिकल में वो हम रख देंगे। देखिए यहां पर जो KB है, KB दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, और यहाँ पर NH4OH का मोलर कंसंट्रेशन आपको दिया है 0.1 m, और इतना ही आपको NH4Cl का भी दिया हुआ है, दोनों का इतना इतना दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये आप सीधे इसमें रख दीजिए। देखिए क्या होगा, माइनस log base 10 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ प्लस 0.1 m 0.1 m। तो ये तो log 1 हो जाएगा। ठीक है, और बेस 10 पे log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये चीज़ सभी को पता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये आपका जो इतना टर्म है इसको आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, log बेस 10 पे 1 की वैल्यू जो है वो 0 होती है, ये 0 हो जाएगा। ये केवल बचेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस log बेस 10 1.8। ठीक है, और ये माइनस दोनों के लिए था तो ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस 5 log बेस 10 एंड 10। अब यहाँ पर log बेस 10 की 10 पे वैल्यू ये कितनी होती है, ये 1 होती है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 5 log 1.8 की वैल्यू है वो आपका ये जो पूरा है फिलहाल। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये पूरा सॉल्व होने के बाद में प्लस 5 इंटू 1, ये जो सॉल्व हो जाएगा तो आपका ये बचेगा 4.7447। ठीक है, ये आपका आ गया, ये POH आया है। अब देखिए यहाँ पर pH आपको निकालना है, तो pH प्लस POH का फॉर्मूला मैंने जब pH वैल्यू वाला वीडियो आपको दिया डिस्कस किया है हमने दिया है,
उसमें आपको बताया था कि दोनों का एडिशन 14 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर pH वैल्यू निकल आएगी 14 माइनस 4.7447। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.2553। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए न्यूमेरिकल इजी है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ये पीके भी आपको अगर कहीं डायरेक्ट दिया है तो आप डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आपको कैलकुलेट करके ही करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए इसको। और आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो ये जो आपका आज हमने डिस्कस किया है बफर सॉल्यूशन था, उस पर एक न्यूमेरिकल भी आपको हमने बता दिया है, और कुछ जो आपके पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम से पूछे भी आ सकते हैं, नोट्स पॉइंट, वो भी हमने आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो ये वीडियो आपका बफर सॉल्यूशन पे था, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम आपको एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स या फिर एसिड बेस थ्योरीज जो हैं आपकी आर्हीनियस की है, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी है, और आपका लुईस कॉन्सेप्ट है, इन पे हम आपको देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको शॉर्टली दिया जाएगा।